हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। ओके, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट पढ़ा था। आई होप सो कि वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, दैट इज क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। स्टूडेंट, सिंपल सी चीज़ है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है उधार, राइट? आप जाते हो, आपने मान लीजिए मुझसे मनी लिया कि मैम आप अभी मुझे दे दीजिए, मैं आपको कल रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने आपको क्या दिया? क्रेडिट दिया। दैट मीन्स ये उधार था, ठीक है। आप बैंक से लोन लेते हो, वो क्रेडिट है। आपको बैंक लोन देती है, बट उसके रिटर्न में आपको उसे वापस रिटर्न करना होता है, राइट? बैंक ऐसा नहीं बोलती कि नहीं बस आप ले लीजिए मनी, हमें वापस रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसके वापस रिटर्न तो करो, साथ साथ में इंटरेस्ट के साथ में रिटर्न करो, राइट? ये उनकी फंक्शनिंग है। तो बैंक जो है वो आपको क्रेडिट दे रही है। तो क्रेडिट का मतलब सिंपल सा क्या हो गया? उधार, ठीक है। अब जैसे कि हर एक चीज को ग्रो करने के लिए या डेवलप करने के लिए मनी की जरूरत होती है, राइट? वैसे ही रूरल एरिया को भी डेवलप करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? मनी की जरूरत होगी। मनी की जरूरत क्यों होती है? देखो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, सॉरी, हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमने क्या देखा था कि एक पर्सन को डेवलप करना है, एक पर्सन की ग्रोथ करना है, या एक पर्सन को एक गुड ह्यूमन कैपिटल बनाना है, तो जरूरी है कि हम उस पर्सन में इन्वेस्टमेंट करते रहें। ओके, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ, ये दो मेन फैक्टर्स हैं। एजुकेशन और हेल्थ पर क्या करते रहो? आप इन्वेस्टमेंट करते रहो। तो अल्टीमेटली हमें क्या समझ में आया कि अगर हमें किसी चीज को ग्रो करवाना है या किसी चीज का डेवलपमेंट करवाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसके ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करें। दैट मीन्स मनी की जरूरत है। ओके, तो सेम चीज हमारा चैप्टर क्या बोल रहा है? रूरल डेवलपमेंट। अगर आपको रूरल प्लेस को डेवलप करवाना है, वहां के लोगों को डेवलप करवाना है, तो आपको किस चीज की जरूरत होगी? मनी की जरूरत होगी, ठीक है। आपको उन लोगों को मनी देना पड़ेगा, तब वो उनका डेवलपमेंट हो पाएगा। नाउ सिंपल बात है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम उन्हें मनी दें क्यों, राइट? हम नहीं दे रहे हैं, वैसे भी बैंक्स दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, हम तो वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो मनी क्यों दिया जाए? तो स्टूडेंट्स देखो, सिंपल सी चीज है। सबसे ज्यादा पुअर कहाँ रिसाइड कर रहे हैं? रूरल एरियाज में। ओके, उसके बाद में हमें पता है कि अगर हमें पॉवर्टी हटानी है तो ज़रूरत है या ज़रूरी है कि एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, राइट? लोग जब एजुकेटेड बनेंगे तो उनकी स्किल्स एनहांस होगी और उन्हें वर्क मिलेगा। तो लोगों का एजुकेटेड होना भी ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली जो लोग पुअर हैं वो एजुकेशन के साइड कैसे बढ़ेंगे? उन्हें हम जो है, जब तक उन्हें हम मनी नहीं देंगे, जब तक हम उन्हें नहीं बोलेंगे कि हम आपकी फीस पे कर रहे हैं, तब तक वो लोग स्कूल नहीं जाएंगे, राइट? अब फीस पे करना ये भी एक काइंड ऑफ क्या है? मॉनेटरी इंसेंटिव ही है, राइट? तो इस वे में जो है मनी की जरूरत पड़ती है। अगर हम एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये दोनों सेक्टर्स हैं रूरल एरियाज में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो कोई भी चीज खरीदनी है, कोई भी न्यू टूल, इक्विपमेंट, कोई भी टेक्निक, कोई भी हम बोले कि किसी भी काइंड का टूल या व्हीकल्स, दैट मीन्स ट्रैक्टर वगैरह खरीदना है, या फर्टिलाइजर्स खरीदना है, क्रॉप्स खरीदने, सीड्स खरीदना है, तो अल्टीमेटली क्या लगेगा? मनी लगेगा। तो अगर एक पर्सन के पास में, एक फार्मर के पास में मनी नहीं है, तो वो कैसे फार्मिंग करेगा? तो इसके लिए क्या देना पड़ता है? क्रेडिट देना पड़ता है। इसके लिए क्रेडिट की ज़रूरत है रूरल एरियाज में। और अल्टीमेटली हमारा गोल है कि उसे डेवलप बनाना है। तो डेवलप बनाने के लिए क्या ज़रूरत है? कि हम मनी प्रोवाइड करें। सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होता है, राइट? ये हम लोगों ने जब प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट पढ़ा था तब पढ़ा था कि उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जैसे कि रोड बनाई गई, तो रोड बनाई है, तो उस रोड को बनाने के लिए भी गवर्नमेंट को मनी लगा होगा। उस रोड को बनाने के लिए लेबर लगे होंगे, इन्हें पे किया, रॉ मटेरियल्स उन्हें पे किया, राइट? और जो भी चीजें लगी सबका पेमेंट किया गया। तो ये अल्टीमेटली क्या बता रहा है? कि मनी तो लगा,
राइट। तो मनी की जरूरत क्यों है, हम वो समझ रहे हैं अभी। तो ये सारी चीजों के लिए मनी की जरूरत है। अब अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, हर एक पर्सन कितना भी वेल्दी क्यों ना हो, वो यही सोचेगा कि वो एक टाइम में पूरा पेमेंट ना करे, वो धीरे धीरे जो है पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो जैसे कि रोड बनी, तो रोड जो है गवर्नमेंट ने फाइनेंस की, तो गवर्नमेंट ने भी कहीं से मनी लिया होगा, राइट। गवर्नमेंट की जो उनकी बैंक्स वगैरह, उनसे उन्होंने मनी लिया कि हमें इस चीज के लिए चाहिए, तो गवर्नमेंट भी जो है उन्हें ये पूरा जो मनी है वो रिटर्न करेगी। ओके ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट है भैया, गवर्नमेंट तो हमारी कंट्री की राजा है, उनको जब मन आया तब वो ले लेंगी पैसा, ऐसा नहीं है। वो उनके लिए भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सेम ही चलते हैं। तो वो उन्होंने भी क्रेडिट पे ही लिया। सेम चीज अगर आपको रूरल पीपल का डेवलपमेंट करना है तो उन्हें भी मनी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि जो उनका सर्वाइवल है वो अच्छे से हो सके, क्वालिटी लाइफ वो लोग स्पेंड करें, और अल्टीमेटली वो भी हमारे जो ग्रोथ है, कंट्री की ग्रोथ है, उसमें कंट्रीब्यूट करें। इसलिए क्रेडिट की जरूरत होती है। ओके, so growth of rural economy depends on timely infusion of capital to realize higher productivity in agriculture and non-agriculture sectors। ठीक है, टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल, इसका मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल से हम क्या समझ रहे हैं कि जो टाइम टू टाइम जो है मनी प्रोवाइड करना चाहिए, टाइम टू टाइम जो है सारी जो चीजें जरूरी है वो प्रोवाइड करना चाहिए। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक फार्मर के लिए जो मशीनरी होगी, या हम बोलें कि जो ट्रैक्टर है, वो क्या हो गया? कैपिटल हो गया, राइट। कि उसने एक बार इस ट्रैक्टर पर इन्वेस्टमेंट किया और ये जो ट्रैक्टर है वो उसे रिटर्न प्रोवाइड करता रहेगा कुछ सालों तक। ओके, तो अब इसे खरीदने के लिए भी तो किसकी जरूरत होगी? मनी की जरूरत होगी, राइट। अब जरूरी नहीं है ना कि उस ट्रैक्टर को खरीदने के लिए जितना मनी चाहिए उतना एक फार्मर के पास में हो। और एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स की, कितना भी बिग फार्मर क्यों ना हो, वो भी अगर एक ट्रैक्टर परचेस कर रहा है तो वो उसका फुल पेमेंट एक बार में नहीं करेगा। रीजंस होते हैं, फार्मर को जो है उनकी इनकम बचा बचा के रखनी पड़ती है, सेव करके रखनी पड़ती है, बिकॉज उन्हें नहीं पता होता है कि कब कैसा क्लाइमेट हो जाएगा और कब उनकी क्रॉप जो है वो बहुत अच्छा रिटर्न दे जाएगी और कब उनकी क्रॉप जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे हम बोल सकते हैं ऐसे ईयर्स भी आते हैं जब फार्मर्स की इनकम नहीं होती है या बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट पर होती है। तो इसकी वजह से वो उन्हें भी एक स्पेक्यूलेटिव मोटिव से चलना पड़ता है। वो पूरा जो है उनका फ्यूचर का भी देख के चलते हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई भी कंटिंजेंसी हो गई, कोई भी इमरजेंसी हो गई, तो वो कहाँ से मनी लाएंगे। इसलिए वो भी अगर कुछ भी चीज परचेस करते हैं तो वो एक बार में पूरा पेमेंट नहीं करते, वो धीरे धीरे पेमेंट करते हैं। ओके, जिसके वजह से उनके पास में उनकी इनकम बची रहे। तो अब यहाँ पर इसे खरीदने के लिए भी क्या लगा? मनी लगा। दैट मीन्स अब पूरा उसने अगर पूरा फाइनेंस नहीं करवाया है तो अल्टीमेटली वो जो ट्रैक्टर है वो क्रेडिट पर ही आया है। क्रेडिट पर आया इसका मतलब क्या? उधार पर आया कि ठीक है आप ट्रैक्टर ले जाओ, लेकिन टाइम टू टाइम जो है इसका पेमेंट करते रहिएगा। ओके, इंस्टॉलमेंट्स जो वो पे करते रहो और कुछ टाइम के बाद में वो ट्रैक्टर आपका खुद का हो जाएगा। ओके, तो ये इन चीजों के लिए जरूरी है कि टाइमली इन्फ्यूजन होता रहे मनी का जो आपकी रूरल एरियाज हैं उनमें, ठीक है, तभी उसका डेवलपमेंट हो सकेगा। ठीक, सो आई होप कि इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है। In agriculture, farmers are in strong need for credit due to long time gap between crop sowing and realization of income। बहुत ही important चीज, crop sowing and realization of income, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ये काफी लॉन्ग होता है। ओके, एक अगर मैं एक एस्टिमेटेड टाइम पीरियड बताऊं तो 4 to 5 मंथ्स जो हैं वो लगते हैं एक क्रॉप को अच्छे से ग्रो करने में और उसे सेल करने में। ठीक है, तो 4 to 5 मंथ्स लग जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्रॉप सो करना है और जब इनकम मिल रही है उसमें इतना टाइम लग रहा है, तो इस टाइम पीरियड में भी तो एक्सपेंसेस होंगे, उन एक्सपेंसेस को भी तो इनकर करना जरूरी है, राइट। तो इस टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस कैसे इनकर किए जाएंगे? तो इसलिए क्रेडिट की जरूरत है फार्मर्स के लिए। ओके, उसके साथ साथ में और भी चीज देखो, ये क्रॉप सो की है तो ऐसा थोड़ी नहीं है फ्री में सो कर दी,
पहले सबसे पहले सीड्स खरीदे गए, ठीक है, इस क्रॉप को सो किया है, जैसे कि एक फार्मर है वो वीट का प्रोडक्शन करेगा। अब इस वीट के प्रोडक्शन के लिए उसने बोला मैं वीट का प्रोडक्शन करूंगा, उसने जाके फार्म में बोल दिया, वो जो फार्म था उसका, वहां पे जाके बोल दिया कि यहाँ पे वीट प्रोड्यूस होना चाहिए, तो क्या वो अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगी? नहीं, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस वीट का प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले उसे क्या चाहिए होंगे? सीड्स चाहिए होंगे, राइट। फिर उसके बाद में स्टूडेंट, सीड्स के बाद में अगर उसे वो खुद भी सो कर रहा है, तो मान लो कि मतलब फार्मर जो है वो खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो किसी को हायर नहीं करता है, वो इतना बिग फार्मर नहीं, तो वो खुद ही सो कर रहा है सीड्स को, तो उसने सो की ट्रैक्टर से। अब ट्रैक्टर को चलाने के लिए ट्रैक्टर को भी तो हमें खाना खिलाना पड़ेगा, हमारी जो बॉडी है वो बिना खाए पिए नहीं चल सकती, सेम चीज जो हमारे व्हीकल्स होते हैं वो भी नहीं चल सकते। अब ट्रैक्टर का खाना क्या हो गया? डीजल, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? डीजल चाहिए होगा। डीजल फ्री में मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, उसके लिए पे करना पड़ेगा, और वैसे ही बहुत प्राइसेस हाइक पर चलने लगे हैं अब तो और वो महंगा हो गया है, राइट। अब वो जो हम बोलेंगे कि और महंगा हो गया है एक फार्मर के लिए कि वो ये प्रोडक्शन करे पूरा। उसके बाद में सीड सो कर दी, ट्रैक्टर के थ्रू कर दी, ये इतना हो गया। अब टाइम टू टाइम जो है उसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स की जरूरत होगी, तो फिर क्या चाहिए हमें? फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। अब मान लो कि इतने में जो है वो क्रॉप अच्छे से प्रोड्यूस होने लगी है, मतलब कि ग्रो होने लगी है, सॉरी, ठीक है। अब ग्रो हो रही है, तो ग्रो होने के बाद में उसे कल्टीवेट या आयशुद्ध से उसे हार्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए उसे किस चीज की जरूरत होगी? हार्वेस्टर की जरूरत होगी। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हार्वेस्टर होता है इसकी तो आप बहुत अच्छे से ये याद रख लो कि हार्वेस्टर जो होता है वो जो फार्मर्स होते हैं वो खुद ओन नहीं करते हैं, ओके। मतलब कि जो आपको बहुत बिग बिग फार्मर्स भी दिखेंगे ना, वो हार्वेस्टर्स ओन नहीं करते हैं, वो किसी को बुलाते हैं जो हार्वेस्टर वाले होते हैं, ओके, उन्हें बुलाएंगे और वो कट करके चले जाएंगे। तो हार्वेस्टिंग के लिए भी मनी की जरूरत होगी, ओके। तो हार्वेस्टिंग करवाई, और फिर उसके बाद में उसकी अगर और भी उसमें कोई चीजें हैं, जैसे कि फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत कुछ साफ करने वाला भी होता है, ठीक है, कुछ थ्रेशिंग वगैरह अगर करनी है तो वो होगी। फिर अल्टीमेटली ये जो क्रॉप्स है ये जाके सेल की जाएंगी, तो ये सारी चीजों के लिए लगे मनी, ओके। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ हम बोलें कि उस क्रॉप को प्रोड्यूस करने में लग गए। अब उसके अलावा भी जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, डेली के एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी तो इनकर करने। सिंपल सी चीज है, ये 4-5 महीनों में हम ना चाहें कि कोई बीमार पड़े किसी की भी फैमिली में, लेकिन बीमार है भाई, हो सकती है कोई भी डिजीज हो सकती है, थोड़ा बहुत हल्का बुखार हो सकता है, राइट, फीवर हो गया, थोड़ी बहुत सर्दी खांसी हो गई, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, उसके लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए, एक्सपेंसेस लगे। कोई अगर आपकी फैमिली में डेली मेडिकेशन पर है, ओके, जिसको कि जो है डेली कोई ना कोई मेडिसिन लेनी ही पड़ती है, जैसे कि डायबिटीज के पेशेंट हो गए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हो गए, तो उन्हें तो उनकी डेली मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, तो वो मेडिसिन को खरीदने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए, मतलब कि वो एक क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। तो हम ब्रॉडली इसे क्या बोल सकते हैं कि हेल्थ के लिए जो एक्सपेंसेस है वो चाहिए। उसके बाद में अगर फैमिली में कोई बच्चे हैं, ओके, जो स्कूल गोइंग किड्स हैं या कॉलेज गोइंग किड्स हैं, हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैं वो, तो उनकी एजुकेशन के लिए भी क्या चाहिए? मनी चाहिए। अब एजुकेशन ये थोड़ी ना बोलेगी, स्कूल कॉलेजेस ये थोड़ी ना बोलेंगे कि अच्छा अभी आपकी जो है फसल आई नहीं है, तो एक काम कीजिए, जब आपकी वो प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा, आपकी क्रॉप्स ग्रो कर जाएंगी, जब आप उसे सेल कर दोगे तब पे कर दीजिएगा फीस। ऐसा नहीं होगा ना, उन्हें तो टाइम टू टाइम हमें जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी, तो एजुकेशन के लिए भी जो है मनी चाहिए होगा। तो ये कुछ हम देख सकते हैं कि ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण जो है एक फार्मर को क्रेडिट की जरूरत है, मनी की जरूरत है, राइट। तो ये इन जगहों के देखते हुए हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट की स्ट्रॉन्ग नीड होती है, ओके। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्यों होती है स्ट्रॉन्ग नीड। अब ये 4-5 मंथ्स के बाद में स्टूडेंट्स जब क्रॉप आ गई, ओके, क्रॉप आ गई है, उसे सेल कर दी है, मनी आ गया है एक फार्मर के पास में, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत वेल्दी हो गया, नहीं। अब इसके बाद में क्या चीज चालू होती है? ऐसा भी नहीं है ना कि एक फार्मर सिर्फ एक ही क्रॉप जो है वो सो करता है, अलग अलग सीजन होते हैं, रेबी सीजन, खरीफ सीजन, राइट। तो
उसके अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट वाली जो क्रॉप है उसके लिए भी जो है उसे अपना पूरा सेविंग्स करके रखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट वाली क्रॉप के लिए जो यहाँ से उसने सेल किया, जो इनकम उसकी जनरेट हुई, उसकी हेल्प से वो नेक्स्ट के लिए सीड्स वगैरह खरीदेगा और ये सारी जो चीजें हैं ये सब कुछ करेगा। तो अल्टीमेटली जो एक फार्मर होता है उसके पास में आप बहुत ज्यादा बल्क में मनी नहीं देख सकते हो, और उसके पास में ऐसा भी होता है कि मनी नहीं भी होता है। तो इसलिए जरूरी है कि उन्हें हम क्रेडिट प्रोवाइड करें। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्रेडिट की स्ट्रॉन्ग नीड क्यों है फार्मर्स को या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में। ओके, सो फार्मर्स बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज to meet initial investment on seeds, fertilizers, implements and other family expenses of marriage, death, religious ceremonies etc. ठीक है, तो यही चीजों में यही सारे ये जो पॉइंट है ये पूरा मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। सो आई होप कि ये क्लियर होगा, वापस मुझे वही रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ओके, so credit is one of the most important factors which contribute to agricultural production। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसके लिए जो क्रेडिट है वो क्या है स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, और आई होप सो कि आप लोगों को पता है कि क्यों है। जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया उसके थ्रू हमें देखना है कि क्यों है। हाँ, वो जो मैंने अभी आप लोगों को पूरा बताया कि क्यों क्यों जरूरत होती है क्रेडिट की, उसमें एक पॉइंट हम और ऐड कर लें कि ये भी होता है कि कभी कभी सीजन अच्छे नहीं होते हैं। दैट मीन्स ये जो क्लाइमेट है ये फेवरेबल नहीं होता है फार्मर्स के लिए, तो उसकी वजह से अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से उनकी जो क्रॉप्स हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रो नहीं करती है, मतलब कि उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो ये केसेस भी आते हैं कि कभी ये होता है कि जैसे कि उन्होंने वीट सो की, ओके, वीट सो की, क्लाइमेट जो है, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो अनफेवरेबल थी, वो बिल्कुल भी सही नहीं थी वीट के अकॉर्डिंग, तो इसका प्रोडक्शन नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली इसमें जो एक्सपेंसेस लगे वो तो लगे ही, और हम देख रहे हैं कि जो इनकम है वो जनरेट नहीं हुई। तो अब इनकम जनरेट नहीं हुई तो ये थोड़ी ना हो गया कि अब जो फार्मर है उसकी लाइफ ही खत्म हो गई, नहीं। अब जो है वो उसे आगे की जो नेक्स्ट क्रॉप है उसके लिए भी तो देखना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए भी अब क्या जरूरत है कि उसे क्रेडिट मिल जाए, मतलब कि उसे मॉनेटरी असिस्टेंस मॉनेटरी इंसेंटिव्स मिल जाए जिसके थ्रू वो नेक्स्ट क्रॉप को सो कर सके, फिर जो है उसकी इनकम हो सके। बिकॉज यहाँ पर तो बिल्कुल लॉस में चला गया, एक्सपेंसेस भी इनकर किए और इनकम भी कुछ नहीं मिल पाई। तो ये भी एक रीजन है कि हमें क्यों क्रेडिट प्रोवाइड करना होता है एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, ठीक है, या फिर क्यों जरूरी होता है। स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, नॉन एग्रीकल्चरल जो वर्क होते हैं उनमें भी क्रेडिट की जरूरत है। कैसे, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि मान लो एक डेयरी है, ओके। डेयरी क्या होता है, जहां पर मिल्क सेल किया जाता है, ठीक है, मतलब कि मिल्क या मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स सेल किए जाएंगे। तो मिल्क जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा, काउज एंड बफेलोज। अब मान लीजिए एक कोई स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल एस्टैब्लिशमेंट बनाया है किसी ने रूरल एरियाज में, क्या प्रोवाइड करने के लिए, डेयरिंग प्रोवाइड करने के लिए। अब वैसे तो रूरल एरियाज में नहीं भी हम ये खोलें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वहाँ पर तो यूजुअली लोगों के पास में काउज बफेलोज होते हैं। तो चलो हम उसे मान लेते हैं कि वो जो है वो जो मिल्क या मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसके जो भी उसका विलेज है, एक पर्सन का विलेज है, उसके आसपास वाले किसी स्मॉल टाउन में जाके वो सेल करता है, ओके। तो अब वहां पे जाके वो सेल तो कर रहा है, लेकिन पूरा जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है और पूरी जो उसकी फंक्शनिंग है वो एक विलेज से चल रही है। तो अल्टीमेटली वो रूरल एरिया का ही एक पार्ट हम बोलेंगे। तो अब उसे स्टैब्लिश करने के लिए मनी लगा, राइट। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा ना, आप काउज एंड बफेलोज को रखोगे कहाँ पे, ऐसे ही खुले ग्राउंड में तो रखोगे नहीं, उसके लिए प्रॉपर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उनके लिए जो उनकी शेड्स वगैरह हैं वो बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद में काउज एंड बफेलोज को भी परचेज करना पड़ेगा, ओके, तो उसके लिए मनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो पूरा ट्रैवलिंग वगैरह है उसके लिए, अब वो तो हो गई छोटी मोटी चीज़ें। काऊ बफेलो का जो खाना होगा उन्हें खिलाना भी तो पड़ेगा, राइट। तो वो इसलिए उसके लिए भी क्या मनी चाहिए होगा। तो इन चीज़ों के लिए क्या चाहिए होगा, मनी चाहिए होगा। दैट मीन्स कि वो इनिशियल स्टेज पे तो उसमें क्रेडिट की ज़रूरत होगी ही होगी।
देन जो काउ एंड बफेलो है वो कोई आपको लाइफ टाइम जो है एक ही काउ या एक ही बफेलो जो है वो पूरी लाइफ टाइम नॉन स्टॉप मिल्क नहीं देती है, उसमें भी गैप्स आते हैं। जैसे कि कोई बफेलो है जिसने 1.5 ईयर तक कंटिन्यूस जो है मिल्क देती रही वो, लेकिन उसके बाद में वो जो है रुक गई, मतलब वो नहीं दे रही है, फिर वो वापस वो पूरा फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस होता है, ये थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म्स में हम चले जाएंगे, तो वो पूरी प्रोसेस होगी, फिर उसके बाद में वो वापस स्टार्ट करेगी मिल्क देना, तो बीच में गैप भी आया। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट, अगर किसी ने डेयरी खोली है और अगर वो कंटिन्यूस एक रूटीन बेसिस पर मिल्क प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, ठीक है, तो जरूरी है कि अगर एक बफेलो जो है अगर वो मिल्क अब नहीं दे रही तो उसकी जगह पे दूसरी बफेलो आ जाए, उसका सब्स्टिट्यूशन तो करना पड़ेगा ना, राइट? नहीं तो जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है उसमें क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी, और वो चीज सही नहीं है, बिकॉज वो आपका एक डेली बिजनेस चल रहा है। तो उसे सब्स्टिट्यूट करने के लिए ऐसा भी नहीं है कि फ्री में सब्स्टिट्यूट हो गई, वो बिल्कुल नहीं। जो दूसरी आप बफेलो खरीदोगे उसके लिए क्या चाहिए होगा, मनी चाहिए होगा। तो अल्टीमेटली मनी की नीड आती जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों में कंटिन्यूस मनी की रिक्वायरमेंट होती ही है, और इसलिए रूरल डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करना जरूरी है। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्यों जरूरत है रूरल डेवलपमेंट में क्रेडिट प्रोवाइड करना। ठीक, An efficient and effective rural credit delivery system is crucial for raising agricultural productivity and incomes. ठीक है, इफेक्टिव और एफिशिएंट, एक सही तरीके का और एकदम हम बोल सकते हैं अप्रोप्रिएट क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम होना बहुत जरूरी है अगर आपको प्रोडक्टिविटी और इनकम इंक्रीज करनी है, तो रेज करनी है। तो ओके, अब इनकम कैसे रेज हो रही है, प्रोडक्टिविटी कैसे रेज हो रही है? देखो स्टूडेंट, सिंपल सी चीज है, ये जो इनकम है ये तो किस पर बेस्ड है, प्रोडक्टिविटी पे, राइट? अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो इनकम इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी चीज है। जैसे कि मान लो कि हम जो है प्राइजेस में कोई चेंजेस ना करें, पहले जो है एक फार्मर जो है वो 20 क्विंटल्स ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन कर रहा था, और मान लीजिए उसकी जो अमाउंट थी, मतलब कि पर क्विंटल की जो है वो उसे 100 रुपीज मिलती है, ठीक है, मान लेते हैं। तो ये कितना, उसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी हो गई, तो वो हो गई 2000 रुपीज की। अब वही चीज अगर इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, ये अगर आप 20 क्विंटल से 30 क्विंटल का प्रोडक्शन करने लग जाए विथ सेम पर क्विंटल जो उसको अमाउंट मिल रहा है वो यही है, तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 3000 रुपीज। तो अल्टीमेटली इनकम इंक्रीज हुई, किसके इंक्रीज होने से, प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज होने से। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करने की क्यों जरूरत है? तो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने इट मीन्स कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स सो किए जाएं। अगर आप इंफीरियर क्वालिटी के सीड्स जो हैं वो सो करोगे तो उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलने वाला है। अगर आप गुड क्वालिटी ऑफ सीड को सो करोगे तो उससे आपको ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज किया जाए, राइट, बिकॉज वो तो यूज करने ही पड़ते हैं, बिना उनके यूज के अच्छी फसल या अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। तो पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। उसके बाद में देखो भाई, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी हो, तो इरिगेशन के लिए क्या लगा, मनी लगा, अल्टीमेटली वही लगा। तो ये सारी चीजें, ये कुछ फैक्टर्स हम देख सकते हैं कि ये सारी चीजें जरूरी है अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो। और इन सब के लिए क्या जरूरी है कि एक पर्सन के पास में मनी हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी क्रेडिट के थ्रू कैसे इंक्रीज होगी, आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। यहां तक तो हम लोगों ने समझा कि ये क्रेडिट क्यों जरूरी है और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे कि क्रेडिट मिल सकता है, मतलब कि कौन कौन सी जगहों से क्रेडिट मिल सकता है किसी भी एक पर्सन को। अब हम बेसिकली कहाँ की बात कर रहे हैं, रूरल एरियाज की, तो हम बस और बस वहीं पर ही फिक्स्ड रहेंगे, वहीं पर ही हमारा जो पूरा हम जो पढ़ेंगे वो वहीं कहीं पढ़ेंगे, अर्बन एरिया से हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या हो गया, जो बिल्कुल हम बोले कि जो
जो कि माने गए हैं या जो अथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओके, बाय गवर्नमेंट, बाय आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो अथोराइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आएंगे हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में। और नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या आएगा, जो कि भाई अपने मन के अकॉर्डिंग काम चलता है, जिसका इनका जो है गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है और ना ही ये कोई रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स को मानने वाले हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल। जो आप फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब पता होगा ना, बस वैसे ही जो इनफॉर्मल है वो हो गया हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल और जो फॉर्मल हो गया वो हो गया इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ठीक है। तो पहले हम इनके बारे में पढ़ लें। क्या क्या आएगा इसके अंदर, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, रिच लैंडलॉर्ड्स। तो अल्टीमेटली ये जो चारों टर्म्स है, इससे हमें क्या समझ में आ गया कि ऐसे लोगों से क्रेडिट ले रहे हैं हम जो कि हमें इजीली प्रोवाइड कर सकता है, जहां पर हमें जो है बहुत ज्यादा पूरे पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, और ये हमारे जान पहचान के जो लोग हैं हम उनसे ले रहे हैं, ठीक है। अब यूजुअली ये जो रिच लैंडलॉर्ड्स हैं, ये तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा। जैसे कि हम थोड़ी काफी पुरानी बात करें कि जब कंट्री में ये होता था, मतलब कि यूजुअली यही होता था कि एक विलेज है, उसमें एक या ज्यादा से ज्यादा दो या बहुत ही ज्यादा हम समझे तो 3 रिच लैंडलॉर्ड्स होंगे, बाकी पूरी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, पुअर है। तो उन्हें अगर कोई भी काइंड ऑफ असिस्टेंस की जरूरत है, अगर उन्हें कोई भी काइंड ऑफ मनी की जरूरत है, तो वो रिच लैंडलॉर्ड्स के पास ही जाते थे कि आप हमें जो हो क्रेडिट प्रोवाइड कर दीजिए, राइट। अगर कोई भी काम करवाना होता था, दैट मीन्स अगर जो हम बोल दें कि विलेज के लिए वही लीडर्स हो जाते थे, वो किसी ने बनाए नहीं, वो अपने आप बन गए, क्योंकि उनके पास में मनी था, क्योंकि उनके पास में अच्छी वेल्थ थी, इसलिए वो अपने आप लीडर बन गए थे। और जो पुअर लोग थे वो उनकी सुनते थे, बिकॉज पुअर लोग क्या सोचते थे, भाई उनके पास में पैसा है, अपने पास में कुछ नहीं है, राइट। तो ये जो है, जो रिच लैंडलॉर्ड से लेने चलेगा जो पुअर लोग हैं वो, तो अल्टीमेटली उसमें होता क्या था, ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं ये आज की डेट में हमें कम क्यों देखने को मिलते हैं और ये वाले ज्यादा क्यों हो गए हैं, और गवर्नमेंट जो है उन्होंने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्यों ओपन अप किए। तो उसका सिंपल रीजन था कि यहाँ पर जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से जो क्रेडिट लिया जाता था वो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता था, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि एक पर्सन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब एक पुअर पर्सन गया एक रिच लैंडलॉर्ड के पास में क्रेडिट लेने के लिए, उसने वहां से लिया मनी, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट दिया, जो इंटरेस्ट उसे पे करना है वो रेट भी हाई है। तो अब जब उस पुअर के पास में थोड़ा बहुत मनी आएगा, तब तक जो इंटरेस्ट है वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो जो पर्सन है वो उसी डेब्ट ट्रैप में चलता रहता है, मतलब कि वो उस पर्टिकुलर सर्कल से बाहर नहीं आ पाता। वो पे करेगा, फिर उसे लेना पड़ेगा वापस क्रेडिट, फिर वो वापस पे करेगा, फिर उसे वापस क्रेडिट लेना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली एक जो पर्सन है वो इस क्रेडिट के सिस्टम से बाहर नहीं आ पाता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ रिच लैंडलॉर्ड से मतलब नहीं है, ये सारी जगहों पे हम यही देखेंगे कि वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि ये जो सोर्सेज है ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से अब ना लिया जाए जो क्रेडिट है वो, और दूसरे सोर्सेज से लिया जाए, दैट मीन्स जो अथोराइज्ड सोर्सेज है उनसे लिया जाए, ताकि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो इनमें हमारे पास में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है, बट हाँ ये हमें पता होना चाहिए। और अगर ये आप लोगों की क्वेश्चन में आए तो आप लोगों को इसके जो डीमेरिट्स या फिर हम बोलें कि ये क्यों अबॉलिश किए गए हैं वो अगर बताना हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यही बताना है कि यहाँ पर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था, इसलिए गवर्नमेंट ने ये ओपन अप किए, ओके। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आते क्या क्या हैं वो हम बस यहाँ पर नेम देख लेते हैं और फिर इसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ओके। सो कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, commercial bank credit, regional rural banks, the government, NABARD, self-help groups, bank linkages program for microfinance, ठीक है। आई होप सो कि इनमें से कुछ तो आप लोगों को पता है कि क्या क्या होती है, जैसे कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट।
कमर्शियल बैंक क्रेडिट ये क्या है? सिंपल सी चीज है, जो आपकी बैंक्स होती हैं, जो कि आप लोग आपके सराउंडिंग में बैंक्स देखते हो, ओके, वही उन्हीं बैंक्स को हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक। तो जो कमर्शियल बैंक है उन्होंने अपनी ब्रांचेस रूरल एरियाज में ओपन अप कर ली, रूरल लोगों के लिए, वो हो गया कमर्शियल बैंक क्रेडिट। रीजनल रूरल बैंक्स आए, गेस शायद ये न्यू टर्म होगा, तो ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी ही। गवर्नमेंट जो है वो अपने थ्रू जो है, मतलब खुद के थ्रू कुछ भी, किसी भी काइंड ऑफ क्रेडिट को प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू, तो वो गवर्नमेंट में आ जाएगा। नाबार्ड आई विल एक्सप्लेन यू इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आई होप सो कि आप लोगों को पता होंगे। इस चैप्टर में नहीं पढ़े, लेकिन प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। मैं अभी वापस एक्सप्लेन करूंगी, अगर भूल गए हो तो रिवाइज, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या है, और अगर पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, सो विल सी दैट। एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये सब कुछ देखेंगे। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नेम बताएं, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या क्या होती हैं ये सारी बैंक्स। सो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। गवर्नमेंट स्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? ओके, इसे सेटअप करने के वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए हमने। टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू फार्मर्स एट चीपर इंटरेस्ट रेट। किस रेट पर स्टूडेंट्स? चीपर इंटरेस्ट रेट पर। क्योंकि अगर जब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज नहीं थे तो ये फार्मर्स जो हैं वो नॉन इंस्टीट्यूशन से क्या कर रहे थे? क्रेडिट ले रहे थे, राइट। तो इस जो वहां से वो क्रेडिट ले रहे थे तो उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करना पड़ रहा था, और इस हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से जो फार्मर्स हैं या जो वहां के लोग हैं, ओके, जो लोग ले रहे हैं वो डेब्ट ट्रैप में फंसते जा रहे थे। डेब्ट ट्रैप क्या हो गया? कि वो कभी भी कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। डेब्ट का मतलब होता है कर्ज, और ट्रैप का मतलब हमें पता है कि वो जाल है। तो वो कर्ज के जाल से कभी बाहर नहीं निकल पा रहे थे बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट। जैसे कि सिंपल सी चीज है, मान लीजिए उन्होंने किसी फार्मर ने 100 रुपीज जो है वो क्रेडिट लिया है, ठीक है। अब मैं छोटा अमाउंट ही ले रही हूँ, हम इसे ज्यादा बिग नहीं रखते हैं, 100 रुपीज, चलो इसको 1000 कर देते हैं, ठीक है। 1000 रुपीज जो है वो एज ए क्रेडिट लिया गया। अब इस पर अगर 10% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाए तो ये हो जाएगा हमारा विथ इंटरेस्ट, ये कितना हो गया? 100 रुपीज का इंटरेस्ट बन गया, सो दैट वुड बी 1100 रुपीज, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब ये मान लीजिए कि एक जो पर्सन था जिसने भी लोन लिया, उसकी इनकम कितनी हुई? तो उसकी इनकम हुई ₹800 की, ठीक है, ये उसकी इनकम हुई। अब इस इनकम में से उसे खुद के एक्सपेंसेस के लिए भी सेव करना है मनी, ओके, और वो जो लोन लिया है, वो जो क्रेडिट लिया है, उसे भी पे करना है। क्रेडिट कितने का हो गया? 1100 का हो गया। इनकम कितनी हुई? 800 हुई। तो उसने सोचा कि अपन जो है अपने एक्सपेंसेस के लिए भी तो रखना है, तो 500 रुपीज जो है वो उसके एक्सपेंसेस के लिए लग गए। अब बचे कितने? तो 300 रुपीज बचे। 300 में से उसने सोचा कि भाई 500 तो एक्सपेंसेस में जा चुके हैं, कुछ अगर एकदम से इमरजेंसी जरूरत पड़ गई तो उसके लिए भी तो खुद के पास में रखना चाहिए। तो उसने सोचा कि 200 रुपीज हम खुद के पास में सेव कर लें, ठीक है। तो ये 200 जो है ये खुद के पास में सेव किए गए। तो अब कितने बचे उसके पास में? 100 रुपीज। अब उसने सोचा सिर्फ 100 बचे हैं, तो एक काम करते हैं, उसका जो इंटरेस्ट है वो पे कर देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो बाद में पे करेंगे। तो इसमें से उसने इंटरेस्ट पे किया 100 रुपीज का, ठीक है, तो इसमें माइनस हो गया 100। अब कितना बचा? तो अब वापस उसके पास में 1000 रुपीज बचा है रीपे करने के लिए। अब इस 1000 रुपीज पर फिर से क्या हो गया? इंटरेस्ट जो है वो लगता गया। ये फिर से 10% इंटरेस्ट लगा, ये कितना हो गया? 1100 हो गया। तो अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं कि देखो उसने पेमेंट किया, थोड़ा बहुत पे किया, लेकिन फिर भी वापस जो है उसे उतना ही अमाउंट पे करना है। तो वो उसी पर्टिकुलर चीज में फंसा हुआ है एक पर्सन, राइट। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स के कारण। अगर ये इंटरेस्ट रेट्स लो होते तो ये इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर यहाँ पर सिर्फ 1% होता, अगर ये 1% होता तो ये हमारा कुछ इतना आता, राइट। 10 रुपीज का इंटरेस्ट लगता उसका, तो वो 10 रुपीज जो है वो 100 से काफी कम होते,
ओके। नाउ आई थिंक सो कि आप लोग बोलोगे मैम इतना सा लोन और इतनी सी इनकम और इतना थोड़ी ना लेते होंगे। तो यूजुअली स्टूडेंट्स ये होता भी है कि जो पुअर लोग होते हैं वो इतना इतना का भी लोन लेते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, ठीक है। जैसे कि सिंपल सी एग्जांपल लें, आपके घर पे मेड आती है, ओके, वो मम्मी से जो है पैसे लेके जाती हैं एक्स्ट्रा में, एडवांस में, या ये बोलते हैं कि आप अभी मुझे ज़रूरत है तो आप मुझे दे दो। अब होता ये है कि हमारे घर पे यूजुअली इन लोगों से इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। इंटरेस्ट चार्ज नहीं करने के रिटर्न में हम लोग ये बोलते हैं कि मतलब कि आपको ये समझ लो कि एडवांस में हमने पेमेंट कर दिया, अब इतने टाइम तक आपको हमारे घर पे काम करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो पूरा अमाउंट है वो सेटल हो जाएगा। तो ये अभी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, अगर इसी चीज पे इंटरेस्ट चार्ज करते और उनको बोलते कि नहीं काम आप कर रहे हो उसके लिए हम आपको अलग से पैसे देंगे और ये जो लेके गए वापस रिटर्न करना, तो ये जो है उस पर्सन को वहीं के वहीं फंसा देता। और यही चीज जो है पुअर लोगों के साथ में होती थी और अभी भी होती है, क्योंकि जो पुअर होते हैं, जैसे कि 1000 रुपीज मैंने बोला, तो 1000 रुपीज को क्रेडिट करवाने के लिए, 1000 रुपीज लेने के लिए कोई भी एक जो पर्सन है वो बैंक में नहीं जाएगा कि मुझे 1000 रुपए की जरूरत है मुझे दे दो। बैंक भी जो है वो देखेगी कि क्यों चाहिए क्यों नहीं चाहिए। बैंक में तो आप लोगों को पता है लोन बहुत इजीली मिलता नहीं है, वो पूरा देखेंगे क्या रीजन है लोन लेने का, उसके बाद में वो देखेंगे कि क्या ये पर्सन वापस रिटर्न कर सकता है, अगर कर सकता है तो वो लोन दे देंगे, अगर उन्हें लगेगा कि ये नहीं रिटर्न कर पाएगा तो वो लोन नहीं देते हैं। तो बैंक जो है मतलब कि जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं अच्छे हैं, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल इजीली वर्क हो रहा हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर उन्हें जेन्युइन लगता है रीजन तो ही वो लोन देते हैं। तो अगर अब एक कोई पर्सन जाएगा और बोलेगा कि 1000 रुपीज चाहिए मुझे अपने जो डेली एक्सपेंसेस है उनके लिए, तो बैंक उसे नहीं देगी, बैंक बोलेगी टाटा बाय बाय, आपके लिए यहाँ पे जगह नहीं, आप और किसी से देख लीजिए, राइट। तो अल्टीमेटली उस पर्सन को जाना तो ऐसे ही किसी पर्सन के पास पड़ता है कि जो उसे दे दे मनी, जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। तो जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो बिग अमाउंट्स के लिए अच्छे हैं, लेकिन जो स्मॉल अमाउंट्स होते हैं उनके लिए तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में ही जाना पड़ता है, ओके। तो ये एक मोटिव था कि चीपर रेट इंटरेस्ट पे जो है क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए, and to assist small and marginal farmers in raising their agricultural productivity and maximizing their income. Now सिंपल सी चीज है, अगर एक बैंक जो है उसने दिया लोन एक फार्मर को, ठीक है, तो अब ये जो बैंक ये क्या सोचेगी कि इस फार्मर की इनकम जो है वो इंक्रीज हो। इनकम इंक्रीज होने का ये बैंक क्यों सोचेगी? बिकॉज अल्टीमेटली स्टूडेंट्स जब उसकी इनकम इंक्रीज होगी तभी वो उस अमाउंट को वापस रीपे कर पाएगा। अगर उसके पास में उतनी इनकम उसकी जनरेट नहीं हुई तो वो रीपे नहीं कर पाएगा, और इस बैंक को क्या चाहिए कि वो रीपे करे, राइट। बैंक बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जैसे हमने लोन दिया वो रीपे ना कर पाए, वो बिल्कुल बैंक देख के ही समझती है कि हाँ हम उसे लोन दे या ना दे। और इसीलिए जो बैंक है फॉर अ सिक्योरिटी मॉर्गेज रखती है कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसा आइटम जिससे कि वो लोग वापस पैसा ले सकें अगर उस पर्सन ने रिटर्न नहीं किया तो अल्टीमेटली अब उस चीज से हम वापस बाहर आते हैं। ये बैंक का मेन मोटिव क्या होगा कि उस पर्सन की अच्छी खासी इनकम जनरेट हो ताकि वो इस बैंक का जो लोन है वो जल्दी से जल्दी रीपे कर सके, ओके। तो अब ये जो बैंक है, मान लो वो जो फार्मर है वो अनएजुकेटेड है, वो जो फार्मर है उसे न्यू टेक्निक्स के बारे में नहीं पता या न्यू चीजों के बारे में नहीं पता, तो ये जो बैंक है ये उसे असिस्ट करेगी कि आप कैसे प्रोडक्टिविटी आपकी एनहांस कर सकते हो, कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो अल्टीमेटली इसके असिस्ट करने से अगर इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो बहुत सारे लोगों का अच्छा हुआ। सबसे पहली चीज फार्मर के बेनिफिट में रहा, उसके बाद में कंट्री के बेनिफिट में रहा क्योंकि कंट्री की ग्रोथ होगी अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो, उसके बाद में बैंक के लिए भी अच्छा रहा। तो अल्टीमेटली जो बैंक्स है या ये जो हम बोले कि जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है ये क्रेडिट तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में ये असिस्ट भी कर रहे हैं कि कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सकती है, ओके। तो ताकि जो फार्मर्स हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए अच्छा रहे और
इन फ्यूचर जो है उनकी इनकम अच्छी से जनरेट हो जाए तो उन्हें ये क्रेडिट वगैरह की जरूरत ही ना पड़े, ये भी एक रीजन है। ठीक है, तो ये दो रीजंस हैं या दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ओपन अप किए। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब जो हमारे ये जो सोर्सेस हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट। इससे क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? कोऑपरेटिव, कोऑपरेट कीजिए, कोऑपरेटिव। ठीक है, आपने और मुझने, अब हम दोनों ने मिलकर क्या बनाया? एक ग्रुप बनाया और अब हम लोग जो है एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ओके, ये क्या हो गया? ये हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए स्टैंड कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें मनी चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, और किसी को चाहिए तो वो और किसी को दे दो। तो ऐसे ग्रुप्स बनाए गए। ठीक है, कोऑपरेटिव ग्रुप्स बनाए गए। अब ग्रुप्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल पब्लिक में, ऐसा नहीं है। जो लेंडर्स हैं वो, दैट मीन्स जो बैंक्स वगैरह थी वो, और जिन्हें जिन्हें जरूरत है, ऐसा पूरा एक क्या बनाया गया? ग्रुप बनाया गया। अब इस ग्रुप से हुआ क्या? ये जो लेंडर है स्टूडेंट, ये इन सारे लोगों को असिस्ट भी कर रहा है कि आपको कैसे वर्क करना चाहिए, कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। साथ ही साथ में ये जो लेंडर है ये इन्हें क्रेडिट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो क्रेडिट वो जो प्रोवाइड कर रहा है वो ये चीज ध्यान रखेगा कि एटलीस्ट उसके ग्रुप में इस क्रेडिट का सही यूटिलाइजेशन किया जाए, वेस्टेज ना किया जाए। ओके, तो अल्टीमेटली ये जो एक ग्रुप है उसका क्या हो गया? उसके बेनिफिट में काम हो गया, उसे क्रेडिट भी मिल गया, साथ में असिस्टेंस भी मिल गया कि कैसे उसे वर्क करना है जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो सकती है। एंड ये क्या रहेगा? चीप रेट्स पर रहेंगे। ये जो आप सारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज देखोगे ये अफोर्डेबल एंड चीप इंटरेस्ट रेट्स पर जो है प्रोवाइड किए जाते हैं लोन्स। ठीक है, सो कोऑपरेटिव क्रेडिट, आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया है क्या है कोऑपरेटिव क्रेडिट में। स्टूडेंट्स, कुछ रूरल क्रेडिट्स भी हैं और अर्बन क्रेडिट्स भी हैं। ओके, तो ये दोनों ओपन अप किए गए हैं बाय गवर्नमेंट कि वो लोग कॉपरेट करके जो है वर्क करते हैं, और इनके और भी हम बाइफिकेशंस देख सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए जरूरी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। फिर आता है सेकेंड वाला, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सिंपल सा जो टर्म है उससे समझ लें, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, बैंक्स है और लैंड है। बैंक जो है स्टूडेंट्स वो लोन देती है, किस लोन देती है? तो उसके लिए एज अ सिक्योरिटी क्या रखती है? मॉर्टगेज रखती है। मॉर्टगेज का मतलब क्या हो गया कि कोई भी सिक्योरिटी को गिरवी रखना, राइट? मतलब कि बैंक के पास में देना कि अगर हम लोग बाय चांस आपका जो लोन है वो रीपे नहीं कर पाए तो आप वहां से जो हो, मतलब कि उस पर्टिकुलर चीज को आप सेल करके क्या कर सकते हो, जो मनी है वो ले सकते हो। ठीक है, तो बैंक जो है वो मॉर्टगेज लेती है, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो यहाँ पर लैंड के बेसिस पर बैंक्स जो है वो मॉर्टगेज रख ले, आई एम सॉरी, लैंड को मॉर्टगेज रखकर बैंक्स जो है वो लोन दे रही है। ठीक है, तो ये लैंड डेवलपमेंट बैंक से इतना मतलब समझ लेना कि जो बैंक है वो लैंड को, ओके, लैंड को मॉर्टगेज रख रही है और फिर लोन्स प्रोवाइड कर रही है। ओके, आई होप कि इसे आप ऐसे याद रख लोगे और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं मचाओगे। दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स अगेंस्ट द मॉर्टगेज ऑफ देयर लैंड्स। Loans are provided for permanent improvement of land, purchasing agriculture implements and for repaying old debts. ठीक है, ये जो लैंड डेवलपमेंट बैंक से ये कैसे प्रोवाइड करती है क्रेडिट को? ये देती है अगेंस्ट देयर लैंड्स, लोग जो फार्मर्स हैं उनके लैंड्स को मॉर्टगेज रख के लोन दिया, और ये लोन किस पर्पस से दिया? लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स जो हैं, इम्प्लीमेंट्स जो हैं, दिस वुड बी इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए, और जो ओल्ड डेब्ट्स हैं उन्हें भी रीपे करने के लिए। ओके, फिर आता है कमर्शियल बैंक क्रेडिट। कमर्शियल बैंक क्रेडिट जैसे कि मैंने आप लोगों को समझा दिया, जो बैंक्स आप लोग देखते हो, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, यूनियन बैंक,
कैनरा बैंक, XYZ, बहुत सारी बैंक्स है, ये सारी क्या है, ये है कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स आप लोग अर्बन प्लेसेस में तो देख रहे हो, लेकिन वही जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं वो रूरल एरियाज के लिए भी वर्क करती है। जो कमर्शियल बैंक्स है वो रूरल एरियाज में अपनी जो ब्रांचेस है वो ओपन कर रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो रूरल एरियाज में उनकी किसी दूसरी नेम से ब्रांचेस ओपन करती है खुद की। वो एक हम ये भी बोल सकते हैं कि एक मोबाइल बैंक भी आती है जो कि रूरल एरियाज में जाती है और वो अपना काम करती है, ठीक है, यही क्रेडिट वाला। तो कमर्शियल बैंक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज पर अर्बन एरियाज के लिए वर्क नहीं कर रही है, वो रूरल एरियाज के लिए भी कर रही है, ठीक है। मतलब कि रूरल प्लेसेस में रूरल लोगों को जो ज़रूरत है उसके लिए भी कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो वर्क कर रही हैं। So initially commercial banks played a marginal role in advancing rural credit. However, after nationalization in 1969, they expanded their branches in rural areas and started directly financing the farmers. ठीक है, यहाँ पे nationalization होगा students, ठीक है। तो जो रूरल बैंक्स थी वो इनिशियली तो जो है ये रोल प्ले कर ही रही थी रूरल क्रेडिट का, लेकिन उसके बाद में आफ्टर 1969 ये जो बैंक्स हैं उन्होंने अपनी ब्रांचेस भी ओपन कर ली और एक्सपैंड कर ली रूरल एरियाज में, और डायरेक्टली फार्मर्स को जो है असिस्ट करना और क्रेडिट प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक क्रेडिट में सिंपल सा मतलब यही हमें ध्यान में रखना है कि कमर्शियल बैंक क्या होती है, कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो ये जो आप डेली आपकी जो बैंक्स देखते हो जिसमें आपके अकाउंट्स हैं वो कमर्शियल बैंक है, तो उनके ब्रांचेस रूरल एरियाज में और वो वर्क करिए रूरल लोगों के लिए, ओके। तो आई होप कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर आता है रीजनल रूरल बैंक्स, इसे हम RRB कहते हैं, ठीक है, RRBs। काफी हम बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ बैंक है ये, अभी तो नहीं लेकिन अगर आप कुछ भी कॉम्पिटिटिव्स वगैरह की प्रिपरेशन करोगे तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, RRBs के बारे में पढ़ोगे, इसके बाद में अभी हम लोग नाबार्ड पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ोगे, तो ये इसका एक ओवरव्यू आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। सो रीजनल रूरल बैंक्स, देखो कौन सी बैंक है, यहाँ पर नेम से क्या समझ में आ गया, रूरल बैंक्स, मतलब कि ये जो है ये रूरल एरियाज के लिए ही है, ये आपको अर्बन एरियाज में देखने को नहीं मिलेगी, उसका नाम ही बता रहा है कि वो वहां की है, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कमर्शियल बैंक्स ही है, या फिर ये कमर्शियल बैंक्स के अंडर वर्क कर रही है, आप ये बोल सकते हो, जो कि रूरल प्लेसेस में क्रेडिट प्रोवाइड करती है। जो नॉर्मल आपकी बैंक है वैसी ही ये बैंक होती है, बस ये सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज के लिए, अर्बन एरियाज के लिए नहीं है, okay. So they are opened up in those areas where there are no banking facilities. Their main objective is to provide credit and other facilities, especially to small and marginal farmers, agricultural laborers, artisans and small entrepreneurs in the rural areas, ठीक है। अब देखो यही तो सारी बैंक का भी तो काम यही होता है कि जो है क्रेडिट प्रोवाइड करना, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो नीडी पीपल हैं उन्हें, ये सारे नीडी पीपल हैं। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या आया कि ये सिर्फ और सिर्फ हम रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि RRBs क्या होती हैं। फिर आता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नाबार्ड, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि ये क्या होती है। It is an apex bank which coordinates the functioning of different financial institutions working for expansion of rural credit. एक टर्म एक आप लोगों ने सुना है RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये भी एक अपेक्स बैंक है। इसका काम क्या है कि कंट्री में जितनी भी बैंक है, जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है, उसे रेगुलेट करना, ठीक है, उसे कंट्रोल करके रखना, वो किसका काम है, आरबीआई का काम है। अब आरबीआई की जैसी ही एक और अपेक्स इंस्टीट्यूशन या अपेक्स बैंक हम बोल सकते हैं, दैट इज नाबार्ड। नाबार्ड का वर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स हैं, उनको रेगुलेट करना, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। तो मतलब कि नाबार्ड जो है वो आरबीआई के जैसी ही हम बोलेंगे कि एक इंस्टीट्यूशन है। बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये जो नाबार्ड है ये सिर्फ और सिर्फ
रूरल एरियाज में ऑपरेट करने वाले इंस्टीट्यूशंस पर बेस्ड है। ठीक है, सो आई होप कि नाबार्ड का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना। यूजुअली ये होता है कि ये जो पूरा नेम है ये इतना बड़ा है कि ये याद नहीं रहता है, सिर्फ नाबार्ड याद रह जाता है और उसके बेसिस पर लिख देते हो, तो ठीक है उसके बेसिस पर लिखो, लेकिन ये आपको फुल फॉर्म भी इसका पता होना चाहिए। दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, देखो इसके जो टर्म है, इसका जो पूरा हम बोलें कि इसका जो पूरा नाम है उसमें ही आ रहा है कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए ये एक बैंक है। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्ट्रेंथ और हेल्थ को बढ़ाए। हेल्थ को बढ़ाना कैसे होगा? देखो आप लोगों ने ये सुना होगा बहुत बार, अभी तो काफी न्यूज में भी आ ही जाता है कि कोई बैंक है वहां पर बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि बेड डेप्थ हो गया है और वो बिल्कुल कर्ज में जा चुकी है। अब वो जो बैंक है वो फंक्शन नहीं कर पाएगी, कोई भी पर्टिकुलर स्कैम हो गया, कुछ भी हो गया उसकी वजह से, मतलब कि क्या दिवाला निकल गया, राइट? वो क्या बोल रहे हैं कि बिल्कुल वो बेड डेप्थ में चली गई। तो अब उस पर्टिकुलर बैंक जो कि बेड डेप्थ में गई है, जिसका दिवाला जो है वो निकल चुका है, अब वो जो बैंक है वो उसकी हेल्थ कैसी हो गई? वीक हो गई। वो क्रेडिट प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, वो और भी जो दूसरे फंक्शंस है वो अच्छे से नहीं कर पाएगी, बिकॉज उसकी हेल्थ कैसी हो गई? वीक हो गई। तो ऐसी बैंक्स का हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखना। ओके, आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हेल्थ को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है हमें। ओके, सो जो नाबार्ड है वो प्रमोट करती है हेल्थ और स्ट्रेंथ जो है क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की। Besides providing finance to credit institutions, NABARD also provides financial assistance to the non-farm sector to promote integrated rural development and prosperity of backward rural areas. ठीक है, तो जो ये नाबार्ड है ये क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके अलावा क्या कर रही है? ये जो नॉन फार्म सेक्टर्स हैं उन्हें भी असिस्ट कर रही है, क्योंकि इंटीग्रेटेड एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट से क्या मतलब समझ में आता है? एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में डेवलपमेंट हो, हर एक चीज में डेवलपमेंट हो। अगर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट कर दोगे और बाकी चीजों का डेवलपमेंट नहीं करोगे रूरल प्लेसेस में, तो उसे हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं बोल पाएंगे, राइट? लेकिन अगर हमें प्रॉपर डेवलपमेंट करना है तो जरूरी है कि पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है, तो जो नाबार्ड है वो ये जो सारी रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करती है इंस्टीट्यूशंस को, लेकिन उसी के साथ साथ में नॉन फार्म सेक्टर्स में जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आई होप कि नाबार्ड का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नाबार्ड क्या है। ये याद रखना कि ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है सारी जो दूसरी बैंक्स हैं उन्हें। ओके, Recently, self-help groups have emerged because of inadequacy of formal credit delivery mechanism. ठीक है, अब क्या emerge होने लगे? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है हमारे पूरा प्रीवियस चैप्टर्स में। आई होप सो कि आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो भी इमर्ज होने लगे, क्योंकि जो फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म है इसमें कुछ इनएडिक्वेसी देखने को, मतलब कि उतने इफेक्टिवली जो है ये जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हम लोग देख रहे हैं, इतने इफेक्टिवली वो लोग वर्क नहीं कर पा रहे एंड इवन कर पाए हैं। तो इसकी वजह से कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो है फॉर्मेशन किया गया, ताकि जो लोग हैं वो खुद अपने आप की ही हेल्प करते रहें। इससे वो लोग भी स्ट्रांग बनेंगे और उनके लिए एक इजी क्रेडिट भी उन्हें मिल जाएगा। Moreover, vast proportion of poor rural households could not avail credit facilities because of their inability to provide some kind of collateral। और ये भी एक रीजन है कि जो रूरल हाउसहोल्ड्स हैं, पुअर रूरल हाउसहोल्ड्स हैं, वो लोग ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज़ का यूज़ नहीं कर पाते, बिकॉज वो कोई कोलेटरल जो है वो नहीं रख पाते हैं। ओके, तो ये भी रीजंस होते हैं। जैसे कि सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट्स, जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो देते हैं क्रेडिट
किसी ना किसी कोलेट्रल के बेसिस पर आप जो हो किसी चीज को एज अ मॉर्गेज रखिए तो हम आपको क्रेडिट दे देंगे, बिकॉज उन्हें सिक्योरिटी चाहिए कि उनका जो पेमेंट है या वो जो मनी दे रहे हैं वो उन्हें वापस रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों के पास में तो कुछ नहीं है ना, राइट? इनके पास में तो खुद का अच्छे से प्रॉपर घर भी नहीं है कि वो उस चीज को एज अ कोलेट्रल रख सके, तो इसलिए ये लोग अप्रोच ही नहीं करते इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को, और अल्टीमेटली होता क्या है, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से ही जो क्रेडिट है वो लेते हैं। ठीक है, तो ये एक हम बोलेंगे कि इसका एक डिसएडवांटेज हमें देखने को मिला। फिर आते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस। SHG has emerged the major microfinance program in the country in recent years. ये एक माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, एक मेजर माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम के हम बोल सकते हैं कि इमर्जेंस हमें देखने को मिला बिकॉज ऑफ SHGs. Their focus is largely on those rural poor who have no sustainable access to the formal banking system. ठीक है, अब ये किसके लिए किया गया? उन लोगों के लिए जिन्हें की फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से कुछ नहीं मिल सकता। जैसे कि हमने अभी देखा कि जो पुअर है उनके पास में कोई भी कोलेटरल के लिए कोई भी सिक्योरिटी वो नहीं रख सकते। ठीक है, मतलब कि कोलेटरल रखने के लिए उनके पास में कुछ नहीं है। तो ये जो SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये इन लोगों के लिए फॉर्म किया गया ताकि बिना कोलेटरल भी जो है इन्हें लोन मिल सके। So their target groups comprise of small and marginal farmers, agricultural and non-agricultural laborers, artisans, etc. ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो इनका टारगेट ग्रुप है वो बिल्कुल आप पुअर लोगों को समझो, जिनके पास में फॉर्मल बैंकिंग जो फैसिलिटीज हैं, जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, उनकी सर्विसेज अवेल करने के लिए वो जो है एलिजिबल नहीं हो पाते, वो इनका टारगेट ग्रुप बनेगा। ठीक है, SHGs promote thrift in small proportions by a minimum contribution from each member. जो SHGs हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हर एक मेंबर से थोड़ा सा एक स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ क्या चाहिए, उन्हें मनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि जैसे कि एक ग्रुप है, 7 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया गया, ये 7 मेंबर्स में से हर एक मेंबर को थोड़ा थोड़ा सेव करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा सेव करके एक जो ऑफिशियल लीडर होगा या जो एक ऑफिशियल पर्सन होगा से उसे देंगे, और फिर वो जो है जिसे भी जरूरत होती है वो मनी उसे दिया जाता है। ओके, From the pooled money, credit is given to the needy members at the reasonable interest rate, which is repaid in small installments. By March 2012, more than 43 lakh SHG had reportedly been credit linked. SHGs have also helped in empowerment of women. However, the borrowings are mainly confined to consumption purpose and negligible proportion is borrowed for productive purpose. ठीक है, अब ये एक इसमें भी एक डिसएडवांटेज ये देखेंगे कि ये जो मनी जो सेव करते हैं और देते हैं, मतलब कि एक पर्सन को दिया जाता है, तो वो कंजम्पशन पर्पस के लिए ज़्यादा यूज होता है, प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स देखो, जो पुअर लोग होते हैं उन्हें कंजम्पशन की तो नीड होती ही है, और उनके पास मनी नहीं है, तो जब उन्हें मिलता है तो वो उनकी जो कंजम्पशन नीड्स है वो पूरी करते हैं। एक बार मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये कैसे चल रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि 7 जो है मेंबर्स हैं, ये 7 मेंबर्स में से ये बोला जाएगा हर एक मेंबर को कि सब लोग कुछ अमाउंट सेव करें। मान लीजिए कि इनका टारगेट है कि 100 रुपीज जो है हर एक पर्सन सेव करेगा, तो 100 मिलाकर टोटल अमाउंट कितना आया, 700 रुपीज आया। अब ये 700 रुपीज इन 7 का ये जो ग्रुप है, इन 7 में से एक पर्सन को मिलेगा। ठीक है, अब वो किसको मिलेगा ये डिसाइड करते हैं यही ग्रुप वाले। अब यूजुअली जैसा कि एक हम पूरा अगर सिस्टमैटिक वे देखें तो ऐसे चलता है कि जैसे कि मान लो ये हमने इनका नेम दे दिया ABCDEF एंड G। ठीक है, मान लो सबसे पहले ये 700 रुपीज इस A को जरूरत थी तो इस A को दे दिए। ठीक है, मतलब कि A को हमने ये जो है पूरा अमाउंट दे दिया। अब ये जो अमाउंट है ये पूरा किसके पास में गया, A के पास में गया।
अब फिर से इस पूरे ग्रुप का क्या मोटिव होगा कि ये फिर से 100 रुपीज जो है वो सेव करना स्टार्ट करें, ठीक है। 100 रुपीज सबने सेव किए, ये फिर से यहाँ पर हमारे पास में आ गए 700 रुपीज। अब देखो क्या होगा, ये जो ए पर्सन है इसे ये 700 रुपीज जो है वापस रीपे तो करना पड़ेगा बिकॉज ये क्रेडिट है, लेकिन ये नहीं बोला गया कि आप विद इन अ मंथ इसको रिटर्न करो। ये जो है आप छोटे छोटे स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में इसे रिटर्न करते रहना, लेकिन उसके अलावा जो 100 रुपीज सेव करना है वो तो अलग चीज है, ठीक है। तो ये फिर से 700 हुआ। अब इस ए को नहीं मिलेगा, ओके, अब इस ए की चांस नहीं आएगी अभी बिकॉज इसके पास इसे हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अब ये जो बचे हुए 6 है इनमें से जो सबसे ज्यादा नीडी है उसे दे दिया जाएगा। मान लो ये जो हम बोल रहे हैं कि ई है, इसे दे दिया हमने ये 700 रुपीज, ठीक है। तो अब ये गए इसके पास में, अब फिर से 700 चले गए, फिर से ये पूरा एक मंथली प्रोसेस हुआ, सब ने वापस 100 रुपीज सेव किया और वापस ये 700 बन गए, फिर ये किसी दूसरे पर्सन को दिए गए। तो ऐसे कर कर एक एक बार सबकी चांस आ जाएगी। जब ये सारे लोग एक एक बार 700 सबको मिल जाएंगे तो फिर उसके बाद में वापस जो है ये जो ए है ये इस 700 को वापस ले सकता है। तो ये जो है ये वापस रिटर्न जो है ये जो 700 का जो लोन मिल रहा है, ठीक है, ये लोन ही है, इसे स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में रिटर्न किया जाता है और इसके अलावा 100 रुपीज हमेशा सेव करने ही है, वो एक दूसरी चीज होती है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक कैसे ये जो ग्रुप है ये पूरा ग्रुप में कैसे चलता है ना। इसके अलावा ये भी होता है कि जैसे कि ये एग्जाम्पल में हमने देखा कि 700 सेव किए गए, तो ये 700 के अलावा ये भी होता है कि अगर कभी नीड लगती है तो जो बैंक्स वगैरह हैं या जो इसे ऑपरेट कर रहा है वो लोग खुद के पास से थोड़ा क्रेडिट प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लो 1000 रुपीज की नीड है तो वो 700 में 300 जो है वो ऐड कर देगा, वो जो भी ऑफिशियल बंदा आएगा वो, और वो 300 ऐड करके एक पर्सन को 1000 रुपीज दे देगा। तो इस वे में ये जो ग्रुप है ये एक दूसरे की ही मदद कर रहे हैं और इनका जो इन्हें मतलब कि कोई कोलेटरल भी नहीं रखना पड़ रहा उसके लिए, ठीक है। तो इन्हें क्रेडिट भी मिल गया, इनकी जो कंजम्पशन नीड्स है वो भी पूरी हो गई और उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा जो है बैंक्स के ये चक्कर नहीं काटने पड़े और ना ही किसी लैंडलॉर्ड से मनी जो है वो बोरो करना पड़ा जो कि उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करे, ठीक है। तो जो एसएचजीज हैं वो काफी हम बोल सकते हैं कि सक्सेसफुल रहे हैं और एसएचजीज जो हैं वो काफी उसमें काफी लोग जो है इन्वॉल्व हैं, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे और ये जो हमारे रूरल क्रेडिट और जो सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट है दोनों इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे ये जो रूरल क्रेडिट के बारे में पढ़ा है इसका क्रिटिकल अप्रेजल पढ़ेंगे, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि क्या चीजें सही हुई क्या चीजें सही नहीं हुई, किसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया गया और किसको नहीं किया गया, ठीक है। सो आई होप कि इस लेक्चर में जो मैंने आप लोगों को रूरल क्रेडिट का मतलब और जो सोर्सेज पढ़ाए हैं ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।